नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। आपको पता है, हर हफ्ते एक नई हस्ती से इस कार्यक्रम के दौरान हम आपको मिलवाते हैं। आपको पता है, पश्चिम बंगाल के चुनाव अब अंतिम दौर में हैं। आखिरी दौर की वोटिंग 29 तारीख को होना है, लेकिन पहले दौर का जो मतदान हुआ है उसने देश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 90% से ऊपर मतदान, 93% से ज्यादा मतदान जो है पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है, जो अपने आप में पहले फेज में एक रिकॉर्ड है। इसके क्या मायने हैं? कौन जीतने जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की वापसी का सत्ता में आना तय है या ममता बनर्जी की वापसी तय है? इन्हीं तमाम सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ कोलकाता से खास तौर पर जुड़ गई है अग्निमित्रा पॉल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक है, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की एक समर्पित कार्यकर्ता है और उन्होंने फैशन डिजाइनर के अपने करियर को छोड़कर अब राजनीति को अपनाया है। सबसे पहले अग्निमित्रा जी, आपका स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में। और मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो 93% वाली वोटिंग है, 93% प्लस, इससे किसको फायदा होने जा रहा है? इस हाई स्टेक कैंपेन वाले चुनाव प्रचार में 93% प्लस वोट पड़ने का क्या इम्पैक्ट है आपके हिसाब से? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों की बहुत बहुत अभिनंदन। एक रिकॉर्ड वोटिंग हुआ है कल, आप लोग सबको मालूम है। और ये बंगाल में जनता के जो 15 साल और उसके आगे 34 साल लेफ्ट का एक गुस्सा, अंदर का जो गुस्सा को कुछ नहीं मिलने का जो जंत्रणा जो बोलते हैं, शायद उसी का बहिर्प्रकाश हुआ है कल ईवीएम का बक्स में। हर जगह से, हर स्तर से, हर धर्म से लोग जाकर वोट दिए हैं। कल बहुत गर्मी था, अराउंड 46-47 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन उसके बावजूद सब कोई जाकर वोट डलवाए और बहुत शांतिपूर्ण वोट है, 1 2 3 जगह को छोड़कर। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी को तो इससे उलट लगता है। वो ये कह रही है कि एसआईआर को लेकर ये रिवेंज वोटिंग हुई है और उनका दावा है, बीजेपी ने दावा किया है 110 सीटें उनको मिलेंगी 152 में से। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी दावा कर रही है कि न केवल वो शतक मारेंगे, जबकि 135 तक भी जा सकते हैं 152 में से। इन दावों पर आप क्या कहेंगी? बीजेपी का दावा और तृणमूल कांग्रेस का दावा। देखिए, ममता बनर्जी आज हमारे भारत तो राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमारे संविधान देते हैं, तो इसमें तो कुछ भी बोल ही सकते हैं, उनका फ्रीडम है। लेकिन इससे पहले भी ममता बनर्जी बहुत सारे बात बोले थे। एसआईआर होने नहीं देंगे, सीए करने नहीं देंगे, वक्फ बिल पास करने नहीं देंगे, लेकिन वो हुआ है। तो ममता बनर्जी का ये हवा में दिया डायलॉग आज बंगाल के लोग सिर्फ पसंद ही नहीं, विश्वास नहीं करते हैं। और एसआईआर का जो रिवेंज वोटिंग क्या है, एसआईआर तो उनको भी सम्मति देना चाहिए, क्योंकि वो जब विरोधी नेत्री थे पार्लियामेंट में 2005 साल में, तो डेप्यूटी स्पीकर को कागज का गुच्छा मार दिए थे, क्योंकि वो प्रतिवाद कर रहे थे कि बांग्लादेश से इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स घुसेगा नहीं। तो आप जब 2005 साल में विरोधी नेत्री थे, आप प्रतिवाद किए थे, अब मुख्यमंत्री होने के बाद आप समर्थन कर रहे बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स और रोहिंग्या को। आप समर्थन कर रहे डेड वोटर, डुप्लीकेट वोटर, शिफ्टेड वोटर को। ऐसा तो नहीं होता है। और इसके लिए आपको गुस्सा आ रहा है, इसके लिए आपको दुख हो रहा है, और बहुत कोशिश की ताकि एसआईआर ना हो, लेकिन एसआईआर भी हुआ। और रिजल्ट एसआईआर का क्या इफेक्ट, अब हमारा असेंबली में मेरा वोटर का बहुत सारा नाम गया है, बट ठीक है, बड़ा सा एक माने एक फोकस के लिए छोटा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बिकॉज द एम इज बिग, वी वांट अ फ्रेश वोटर लिस्ट, और वो हुआ है। ममता बनर्जी जो बोल रहे कि उनको 130 150 सीट आए जाएगा, तो वो 4 तारीख को बंगाल के लोग देखेंगे। ठीक है, आपने एसआईआर की बात की। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी भी गई, उन्होंने खुद जिरह भी की। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, एसआईआर में जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के 27 लाख वोट कटे हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुडिशियल कमीशन इन मामलों की सुनवाई करे, और जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आई उसको लेकर मात्र 134 नाम।
तो पहले दौर में लगभग 14 लाख लोग और दूसरे दौर में लगभग 13 लाख वोट जो सही वोटर हो भी सकते हैं वो अपना वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता इससे चुनाव परिणामों पर असर पड़ेगा? मैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले नामों की बात कर रहा हूं अग्निमित्रा जी। ये इसका दाय किसको लेना है? इसका दाय तो मुख्यमंत्री को लेना है, क्योंकि जो बीएलओ थे, जो ईआरओ थे, ये हमारे जितना भी ऑफिशियल्स थे जो ये काम कर रहे थे एसआईआर प्रोसेस को, वो राज्य सरकार के एम्प्लॉय थे। तो राज्य सरकार का एम्प्लॉय को पहला दिन से कंप्लीट नॉन कोऑपरेशन थ्रेटन करना, ये लोग बार बार इलेक्शन कमीशन डेटा एंट्री ऑपरेटर मांगे थे, डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं दिया गया, बार बार बोला गया है इसको अपलोड करना है, इसको नहीं अपलोड करना है। तो ये जो नाम काटा गया है इसमें वैध वोटर भी है और अवैध वोटर भी है। अवैध वोटर का नाम जो काटा गया है वो लोग तो इस इलेक्शन में वोट नहीं दे पा रहे। इसका दाय तो मुख्यमंत्री को ही लेना होगा। ठीक है, आपको लगता है मुख्यमंत्री को दायित्व लेना होगा। पहले फेज की वोटिंग के बाद अग्निमित्रा जी, क्या कोई आपका इंटरनल सर्वे है? क्या आपका कोई इंटरनल डाटा है? क्योंकि गृह मंत्री 110 सीटों की बात कर रहे हैं, आपका कितना अनुमान है 152 में से कितनी सीटें? देखिए, जब माननीय गृह मंत्री जी, जिसको चाणक्य बोला जाता है, जब वो एक बात बोल देते हैं 110, तो हम एक सामान्य कार्यकर्ता है, हम क्या बोले, हम सिर्फ अपना सीट लेकर कॉन्फिडेंट है कि हम जीत रहे और पश्चिम बर्धमान में बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, ये भी आप देख लीजिए। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी जो बोल दिए हैं, मुझे लगता है ये सच होने जा रहे, क्योंकि हम लोग जो एक तो टर्नआउट और लास्ट 6 मंथ्स हम लोग जो फीडबैक ग्राउंड लेवल से मिला है, जिस तरह से आज बंगाली बोलिए, बिहारी बोलिए, नॉन बंगाली बोलिए, आदिवासी बोलिए, बाउरी बोलिए, कोई भी समाज के लोग बोलिए, उच्च मध्यवित्त बोलिए, निम्न मध्यवित्त, कोई भी ये का स्टेटा का लोग बोलिए, सब कोई परिवर्तन जा रहे। लेकिन इस बार साइलेंट वोटिंग हुआ है, कोई आगे नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर बहुत एक भय का परिवेश था, अभी भी है। तो लोग दिया है, और बटन जो, जैसे हमारा जो 1 नंबर बटन था, सब लोग बोल रहे थे कि 1 नंबर बटन तो पूरा काला हो गया दबा दबा के और पूरा दब गया था, बाकी बटन का कुछ हुआ ही नहीं। तो ये तो परिणाम हम लोग को मालूम था कि ये सुनामी है, और ये सुनामी में जितना बड़ा नेत्री आप हो, आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या मौलाना घोटक हमारी इधर का मंत्री हो या फिराद हाकिम हो या कोई भी हो, जनता जब सिद्धांत ले लेता है ना, बंगाल की जनता थोड़ा धीरे से और देर से सिद्धांत लेता है, लेकिन सिद्धांत ले लिया है कि इस सरकार को हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, आप कह रही हैं सिद्धांत ले लिया है कि इस सरकार को नहीं चाहिए। कैंपेन के दौरान भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन था वो था भय वर्सेस भरोसा। क्या वोटिंग से पहले इस भय को दूर कराने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है, और क्या यही कारण है जिसके चलते इतना हायर वोटर टर्नआउट हुआ है? वो तो एकदम ही एक नंबर कारण है कि आज सेंट्रल फोर्स और इलेक्शन कमीशन, जिसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग यही बोले कि वोट होना चाहिए और एकदम ना भय होकर वोट डालने जाना चाहिए। और हम लोग बार बार ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन से बात किए कि आप लोग बूथ को घेर कर रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन घर से अगर कोई ना आ पाए, कोई डरा के किसको किसी को घर में रख दिया तो उसको क्या होगा। लेकिन वो लोग बार बार बोले कि सेंट्रल फोर्स का वो भी दायित्व है कि किसी को अगर डराया जा रहा है तो वो घर से उसको लेकर आए। और ये शायद ये जो आश्वासन इलेक्शन कमीशन दिए हैं, सेंट्रल फोर्स बार बार रूट मार्च करके जो आश्वासन दिया, हम लोग जो भाजपा के कार्यकर्ता जो बार बार जाकर डोर टू डोर होके बोले हैं कि इस बार हमारे बंगाल को बचाने का लड़ाई है, ये कोई सरकार बनाने का लड़ाई नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट है कि सरकार बनेगा। लेकिन बंगाल जो है कविगुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर के बंगाल, बंगाल है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बंगाल, बंगाल है हमारी बिनय बादल, दिनेश मास्टरदर, सूर्य सेन, रासबिहारी, मातंगिनी हाजरा, प्रीतिलता वादेदार के बंगाल। वो प्राण आहुति नहीं दिए थे इस बंगाल को देखने के लिए, जो बंगाल में कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमारे 40 लाख बच्चे बाहर चले गए माइग्रेंट लेबरर होके, हर स्ट्रीम में, हर स्टेटा में दुर्नीति, महिला का कोई सुरक्षा नहीं, सम्मान नहीं। आज
धर्षण का रेट बना दिया है हमारे मुख्यमंत्री। तो ये बंगाल हम लोग को बचाना है। और शायद ये अंदर में बंगाली लोग, मैंने बंगाली बोलते हैं, हम बंगाली नहीं बोल रहे, बंगाल में जो रहते हैं उसका कहीं हृदय में टच किया है कि नहीं, हम लोग को ये बंगाल को बचाना है। और इस वोट बंगाल के बचाने का लड़ाई है। ममता बनर्जी ने एक बात बार बार कही, दीदी आएगी नो डिलीशन, बीजेपी आएगी डिटेंशन। तो ममता बनर्जी ने भी वहां भय की राजनीति करी है। एसआईआर के बाद उन्होंने कई लोगों को, और उनके लोग कैंपेन में लगातार ये बात कहते थे कि जो लोग वोट डालने नहीं आएंगे उनका अगली बार जो है वोटर कार्ड भी रद्द होगा, राशन कार्ड भी रद्द होगा, आधार कार्ड भी रद्द होगा। और आपने देखा होगा कितनी बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी निकल कर आए, मुर्शिदाबाद, मालदा, जहां पर बड़ा मुस्लिम टर्नआउट है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य को आप कैसे देखती हैं? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हर विषय में एक डर का माहौल करना चाहती है और वो विभाजन का राजनीति करते हैं हर विषय में। एक तो बीजेपी ये कर देगा, मोदी जी ये कर देंगे, आप लोग बंगाली लोग, हम लोग बंगाल के हैं, ये लोग मोदी जी सब बाहरी है, अमित शाह जी बाहरी है, लेकिन रोहिंगा हम लोग का अपना है, बांग्लादेश का हर इन्फिल्ट्रेटर्स अपना है, मोदी जी बाहरी है, योगी जी बाहरी है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा हमारे अपने हैं, यूसुफ पठान, कीर्ति आजाद सब अपने हैं, वो भी अपना है। तो ये जो बोलते आए हैं ना, उनका जो क्रेडिबिलिटी है वो नष्ट हो गया है। दीदी ने अपने आप उसको नष्ट कर दिया है। एक 2011 में जो करोड़ों बंगाली और बंगाल का निवासी जो दीदी को श्रद्धा, प्यार और इतना भरोसा किए थे, दीदी अब इतना एडवांटेज लिए, अनड्यू एडवांटेज लिए हमारे बंगाल के लोगों के, कि अभी दीदी जो भी बोले उससे कोई आता जाता नहीं। लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है और 4 तारीख को आप खुद ही देख लेंगे कि रिजल्ट में कि बंगाल के लोग क्या किससे वोट किया है। अब डिटेंशन डिलीशन नहीं होगा तो डिलीशन नहीं होगा। जो रोहिंग्या है, जो अनुप्रवेशकारी है, जो बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी या पाकिस्तानी, उसका डिलीशन नहीं होगा। तो उससे हम लोग का क्या, लोग खीर भांडा जो अनुदान ममता बनर्जी देते हैं, वो आज ये तो इसको मिल रहा है, बांग्लादेशी को मिल रहा है। जिस दिन एसआईआर लागू हुआ उस दिन लंबा सा हजारों लोगों का क्यू बांग्लादेश भागने के लिए, और वहां जो आप लोग थे मीडिया जब पूछ रहे थे कि आप कहाँ जा रहे, बोले हम लोग बांग्लादेश चले जा रहे हैं, हम लोग कलकत्ता में तो काम करते थे इतना साल, हम लोग को लखीर भंडार मिलता था। कोई धर्मशाला नहीं है, ये कोई होटल नहीं है कि ममता बनर्जी, और अब मुख्यमंत्री होने के बाद आपको रोहिंग्या चाहिए, बांग्लादेशी चाहिए आपको वोट बैंक के लिए। यहाँ 6,600 करीब बड़ा बड़ा कंपनीज, लिस्टेड कंपनी सब बाहर चला गया। अभी बंगाल में कोई कंपनी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन इधर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस है, आईसिस का हेड ऑफिस, अलकायदा का हेड ऑफिस, अंसरुल बांग्ला का हेड ऑफिस। हम लोग को ये नहीं चाहिए, हम लोग को ये बंगाल नहीं चाहिए। आपने आपने अग्निमित्रा जी कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात, लेकिन तृणमूल कांग्रेस काउंटर ये करती है कि केंद्र में तो आपकी सरकार है, 12 साल में आपने कितने घुसपैठिए बाहर आइडेंटिफाई करके निकाले। दूसरा वो ये भी कहती है कि बॉर्डर पर तो बीएसएफ है जो केंद्र सरकार के अधीन है। उसके बाद भी वो नहीं दिया है क्योंकि वो चाहते हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी आए, वो उसको वोटर कार्ड बना के दे और वो लोग ममता बनर्जी के लिए वोट दे। तो ये पूरा वोट बैंक का खेला है। टेकिंग माने सिक्योरिटी ऑफ बंगाली पीपल, उनका अनड्यू एडवांटेज लेकर, बंगाल की करोड़ों जनता के एडवांटेज लेकर पूरा देश का सिक्योरिटी को पूरा तछनछ करके ममता बनर्जी सिर्फ सत्ता पे बैठ के ये करना चाहते हैं और उनका यही एजेंडा है। ममता बार बार ये भी कहती हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई तो वो दिल्ली से चलेगी या गुजरात से चलेगी। आप इस क्रिटिसिज्म को कैसे देखती हैं? अगर आपके यहाँ सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, और क्या इस नाम के ऊपर किसी भी तरह की कोई चर्चा हो पाई है? देखिए, मुख्यमंत्री हमारे पार्टी में आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री पहले से डिक्लेयर नहीं होता है। हमारे फेस है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारे जो कमल फूल है वो हमारे फेस है, वो हमारे एम्ब्लम है। तो वो देखकर और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम, किस राज्य में जो सरकार हमारे चल रहे, हमारे जो क्रेडिबिलिटी, जो विश्वास, वही हमारे फेस है। जो जब सरकार बनेगा तब मुख्यमंत्री भी आ जाएगा।
हर राज्य में वैसा ही हुआ है। आज जगह जगह में माँ दुर्गा, माँ काली का मंदिर को डेसिक्रेट किया जा रहा है, माँ शीतला का मंदिर जलाया जा रहा है। हर दिन हम लोग को ये सुनने में आता है कि हनुमान जी का मंदिर को तोड़ दिया, माँ काली का गला काट दिया। माँ काली का गला काट के प्रिजन मैन नहीं उठा रहे। ममता बनर्जी सोचते हैं कि वो भगवान से भी ऊपर है। आप एक दुर्गांगन बनाएंगे, आप एक जगन्नाथ कल्चरल सेंटर बनाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि हिंदू लोग आपको वोट देंगे? आप हिंदू लोग को 15 साल कॉर्नर करके अत्याचार करके रख दिया है। इसका जवाब ममता बनर्जी 4 तारीख को आपको मिलेगा। 23 को तो मिल गया है, 29 को मिलेगा, 4 तारीख आपको देखने को मिलेगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस कहती है कि ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है कि मुसलमान ही ममता बनर्जी को वोट देते हैं। वो तो कहते हैं कि मुसलमान तो सिर्फ 30% है, उसके ऊपर के वोट ममता बनर्जी को वोट मिलते हैं 48%। पिछले चुनाव में 48% वोट उनको मिले, तो 18% तो हिंदू है ना जो ममता बनर्जी को वोट दे रहे हैं, अग्निमित्रा जी। हाँ, वो तो है ही। हम लोग तो बोलते ही है कि आज मुसलमान लोग 30% उनको वोट देता है, तो उसी लिए तो वो बोलते हैं मुसलमान लोग को दूधेल गोरु। एक संप्रदाय को बोलते हैं जो मिल्किंग काउज। ये कितना अपमान है। मुसलमान लोग को तो प्रतिवाद करना चाहिए कि उसका समाज को ममता बनर्जी बोल रहे मिल्किंग काउज, जो गाय दूध देगा उसको उसका लाठी भी हम पसंद करेंगे, बर्दाश्त करेंगे। तो एक माने वोट बैंक के लिए सच्चार कमेटी का जो लिस्ट था, जो जो आपका मुसलमान संप्रदाय के लिए करना था, जो सच्चार कमेटी बोला था, एक भी काम ममता बनर्जी ने किए हैं। तो हम विधानसभा में भी हम बोले हैं। आज 5,713 करोड़ अनुदान दिया गया है, अलॉटमेंट दिया गया है इन द बजट टू माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड मदरसा डेवलपमेंट। लेकिन माइनॉरिटी से कितना डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं? माइनॉरिटी से कितना आईएएस, आईएफएस, आईआरएस बन रहे, साइंटिस्ट बन रहे इसरो का? आप एक व्हाइट पेपर रिलीज कर सकते हैं? आप मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल। आज बड़ा बड़ा बात बोलता है मदरसा एजुकेशन, जहां साइंटिफिक एजुकेशन वैसा दिया नहीं जाता है। और अपना बच्चों को, यहाँ का जो टीएमसी का मंत्री लोग है फिरहाद हाकिम और सिद्दीकुल्ला चौधरी, वो लोग इतना बड़ा बड़ा बात बोलते हैं मदरसा एजुकेशन, लेकिन अपना बच्चे लोग मदरसा में नहीं जाता है। अपना बच्चे लोग सेंट स्टीफेंस कॉलेज जाते हैं, हार्वर्ड जाते हैं। लेकिन माने मुसलमानों को बुर्बक बनाने के लिए आज ये 5,713 करोड़ रुपया अलॉटमेंट टू मदरसा एंड समथिंग 207 करोड़ ऑफ अलॉटमेंट टू आईटी एजुकेशन, ओनली 207 करोड़। सो ये टोटल ये पार्टी का, ये सरकार का सिर्फ वोट बैंक का ये है माने डायरेक्शन। उनका फोकस है सिर्फ वोट बैंक। हमको सिर्फ 30%, वो लोग 30% से शुरू करते हैं, हम लोग 0 से शुरू करते हैं, वो लोग 30% से शुरू करते हैं। एंड ऑफ कोर्स उसका पहले, उसका आगे 30 से 48 तक, तो 47 तक तो वो हिंदू का वोट मिलता है उसको। जी लेकिन इस बार देखिए उनका वोटर, उनका स्ट्रेंथ है मुस्लिम और महिला। आज 50% वोटर है महिला। महिला लोग उनको 1,500 रुपया का अनुदान के लिए वोट देते थे, इस बार नहीं देंगे। इस बार उनको समझ में आ गया है, मुझे सिर्फ 1,500 रुपया एक अनुदान दिया जा रहा है। आप भी तो महिलाओं को आकर्षित करने के लिए 3,000 दे रही है। इलीगल लिकर शॉप्स जिसमें हमारा हस्बैंड जाकर दारू पीते हैं, रात को आके मुझे मारते हैं। ये लाइफ मुझे, हमको नहीं चाहिए। हमको 1,500 रुपया नहीं चाहिए। हमको हमारे बेटे के और बेटी के लिए मुझे नौकरी चाहिए। इस बार महिला को ये समझ में आ गया है। लेकिन आपको पता है 3,000 तो आप भी दे रहे हैं ना महिलाओं को। आप ममता बनर्जी 1,500 दे रही है, तो आप कहेंगे 3,000। आज ममता बनर्जी 1,500 रुपया अनुदान देकर, आज हमारा जब रेप होता है तब ममता बनर्जी बोलते हैं क्यों 8 बजे के बाद क्यों महिला निकले हैं? तो हमको तो लगता है कि हम बांग्लादेश में है, या सीरिया में है, या सूडान में है, अफगानिस्तान में है। आज एक 14 साल का बच्ची को जब उनका ही तृणमूल का नेता का बेटा अपना जन्मदिन में बुला के उसको धर्षण करके उसको खून कर देता है, तब ममता बनर्जी एक महिला होकर उनका स्टेटमेंट होता है कि उनका तो शायद प्यार था, उनका तो पेट में बच्चा था। तो ये नॉनसेंस हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम भी 3,000 देते हैं, हमारा हर राज्य में दिया जाता है, लाडली बहना है, सुभद्रा योजना है, लेकिन इसमें हम लोग थमते नहीं है।
हम लोग मुद्रा योजना, विश्वकर्मा योजना हमारे महिला को देकर उनको हम सशक्तिकरण करवाएंगे। तो आपको नहीं लगता मुसलमानों के साथ साथ वो हिंदुओं को भी साध रही है ऐसा करके? कोई सरकार का ये काम नहीं है कि वो मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारा बनाए, चर्च बनाए। हम लोग को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं चाहिए। हम लोग को नौकरी चाहिए, हम लोग को घर चाहिए, पक्का घर, उसे पानी का कनेक्शन चाहिए। मेरे इधर पानी नहीं है, पानी के बिना रहेंगे क्या? कहाँ का 1,500 रुपया का लोकहित भंडार जब पानी नहीं है। हर नदी को बालू चोरी करके नदी को खत्म कर दिया ये ममता बनर्जी का सरकार। और बालू चोरी करके करके जो ब्रिज था जिसमें से पानी का मेन पाइप था वो टूट गया। 1 साल हो गया, अभी तक उसको ठीक नहीं कर पाए। पानी चाहिए, नौकरी चाहिए, मिड डे मील पुष्टिकर खाना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को ठीक करना है ताकि मुझे जिला अस्पताल नहीं जाना हो। मुझे गांव का प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सर्विस चाहिए, और बड़ा ऑपरेशन तो हम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाएंगे, हम कलकत्ता नहीं दौड़ेंगे। सरकारी विद्यालय में टीचर नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के बंगाल, उसमें हमारा मुख्यमंत्री बोलते हैं सिविक वॉलंटियर आप लोग टीचर बन जाओ। अच्छा ही तो है, क्योंकि हमारे बच्चे लोग जब बुड़बक बन के रह जाएंगे आपको तो प्रश्न नहीं करेंगे ना कि मुख्यमंत्री आपको तो नौकरी देने का था, आप मुझे क्यों नौकरी नहीं दिया। अशिक्षित होगा तो सिर्फ दारू पिएगा और खुश रहेगा अनुदान लेकर। तो ये समाज को खत्म करने हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। ये हम लोग का वादा है। इसीलिए जो कभी नहीं हुआ है 92% पोलिंग यस्टरडे हम लोग का बंगाल में ही हुआ है। अब दो तीन छोटे छोटे जवाब आपसे चाहूंगा। तृणमूल कांग्रेस आप पर यह आरोप लगाती है कि आपके जो चुनावी एलाइज हैं वो ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, बाकी एजेंसियां हैं, जिससे तृणमूल कांग्रेस पर आप लगातार दबाव डलवाती हैं। तो चोरों का सरकार अगर पार्टी बनाएंगे तो दबाव तो डाला जाएगा ही ना। तृणमूल तो है चोरों का पार्टी, डकैतों का पार्टी, सैंड माफिया का पार्टी, लैंड माफिया का पार्टी। हर सिस्टम में चोरी। और ईडी सीबीआई तो भाजपा का नहीं है। और अगर अन्याय करके किसी के ऊपर दबाव दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट खुला है ममता बनर्जी। आप जब विरोधी नेत्री थे तो एक कौवा जब मरते थे ना अपना घर पर पीछे का उठन पर, तो आप सुप्रीम कोर्ट दौड़ते थे। अभी भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बीजेपी हमको ईडी को लेकर दबाव दे रहे। इतना तो हमारा ही पैसा, टैक्स पेयर का पैसा खर्चा करके बड़ा बड़ा लॉयर को हायर करके हर विषय में, हर अन्यायी विषय में आप सुप्रीम कोर्ट गए एसआईआर को रोकने के लिए, हर अन्याय विषय में। तो अगर लगता है तुम सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट तो भाजपा का नहीं है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कहीं कहीं तो ममता बनर्जी भी आपको उनकी पीठ पर खींच लाई ना। जैसे बंगाल में अगर बीजेपी आ गई तो मांस और अंडा नहीं खाने दिया जाएगा। बीजेपी नेताओं को उनके पीठ पर उतरकर मांस खाते हुए यानी मछली खाते हुए दिखना पड़ा। अनुराग ठाकुर का आया कि भाई हम किसी को कुछ भी खाने से नहीं रोकेंगे। उनका विस्पर कैंपेन काम तो किया ना। आप 21 राज्य में भाजपा चल रहे, भाजपा का सरकार है, कौन सा राज्य में बोलिए तो चिकन बना है, अंडा बना है, मछली बना है। और हम बंगाली है, हम अपने बंगाली है, बंगाली माछे भाते बंगाली। भात और माछ बिना हम लोग रह नहीं सकते। जैसे पानी बिना मछली नहीं रह सकते, वैसे बंगाली मछली बिना नहीं रह सकते। आप कुछ भी पहनो, आप कुछ भी खाओ, इसमें कोई भाजपा का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ममता बनर्जी को मालूम है कि ये वोट बैंक का राजनीति उसको करना है, क्योंकि वो अगर 15 साल काम करते, अगर ब्रिज बनाते, एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करते, लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट करते, तो ये विभाजन का राजनीति या माछ मछली का राजनीति करना नहीं पड़ता। लेकिन आप तो 15 साल काम नहीं किए हैं, अभी आपको ये सब करना होगा। ठीक है, अब अग्निमित्रा जी 4 मई को हम एक बार फिर से मिलेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 4 मई को प्लीज हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। परिणाम आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। 4 मई को हम देखेंगे कि जनता ने ईवीएम के अंदर क्या कैद करके रखा है। लेकिन आप बताइए 294 में से बीजेपी को कितनी, आपका असेसमेंट क्या है? नहीं, हम फिर से बोलेंगे, हम सेफोलॉजिस्ट नहीं है, हमको ये कोई भी कैलकुलेशन बोलना ठीक नहीं लगता। लेकिन हमारे चाणक्य, हमारे सम्मानीय गृह मंत्री जी अमित भाई शाह जी ने बोल दिया है, वी आर कमिंग टू मेजोरिटी विद 200 सीट्स। तो 200 सीट लेकर हम लोग मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रहे हैं, मोदी जी का सरकार।
सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास का सरकार 4 मई 2026। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अग्निमित्रा पाल जी, हमसे बात थैंक करने यू। के लिए, जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा थैंक यू। आपसे बात करके। और आपको आपके चुनाव के लिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए, रिजल्ट के लिए अग्रिम शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। तो हमारे बहुत साथ ये थी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता अग्निमित्रा पॉल, जो कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में हमसे बात कर रही थी। अगले हफ्ते हम आपको एक और नई हस्ती से मिलवाएंगे पॉइंट ब्लैंक में। तब तक के लिए नमस्कार।